स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर, जिसका पार्ट हम फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 9 साइंस का, ठीक है, टर्म 2 का। तो सेक्शन बी हम इस वीडियो में करेंगे और सेक्शन सी भी हम इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राहुल टुक 5 मोल्स ऑफ अ कार्बन एटम इन द कंटेनर, ठीक है, and Sohan also took 5 moles of the sodium atom in the another container of the same weight, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कि किसका कंटेनर जो है हैवियर होगा, ठीक है। बी पार्ट में आपको बताना है कि दोनों कंटेनर्स के जो सेम नंबर ऑफ एटम्स है, आपको कैलकुलेशन करके आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। और आपको ये बताना है कि कौन सी टर्म जो है यूज्ड होती है, जो कौन सी टर्म आप बोलते हो जब आप एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, ठीक है। तो इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि राहुल ने लिए थे 5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स और सोहन ने लिए थे 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। पहला हमें बताना है कौन सा हैवियर है, ठीक है। तो सोहन का जो कंटेनर है वो ज़्यादा हैवियर होगा। क्यों हैवियर होगा? देखो, मास ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सी एटम्स, दैट इज कार्बन एटम। तो 5 मोल्स ले रहे हैं, तो मतलब 5 × 12, जो अटोमिक नंबर है दैट इज 12, दैट इज 60 ग्राम हो जाएगा। 5 × 12 आप करोगे। सेम आपको सोहन के साथ करना है। सोहन ने सोडियम एटम्स लिए थे, तो वही 5 × जो अटोमिक नंबर है आपका सोडियम का 23, आपको उसके साथ इंटू कर देना है 5 के साथ। तो सबसे हैवियर आपको कौन सा दिख रहा है? ऑफकोर्स सोडियम दिख रहा है, 115 आ रहा है उसका। तो आप बोल सकते हो कि सोडियम जो है वो सबसे हैवियर है, ठीक है। बी में हमें बोला गया था कि दोनों कंटेनर्स के सेम नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, उन्होंने सेम मोल्स को ही उन्होंने क्या कर रखा है, दोनों के मतलब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें बी वाले में कि बोथ कंटेनर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। दोनों के पास क्या है, सेम नंबर्स ऑफ एटम्स हैं। तो ये चीज़ करेक्ट है। कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको? नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे थे? 5 दे रखे थे। तो नंबर ऑफ एटम्स 5 मोल के इंटू करोगे आप 1 मोल के बराबर। 1 मोल कितने का होता है? वो होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। तो उसको सिंपली आप 5 से इंटू कर दो तो सेम ही आएगा आंसर आपका। वही रोहन ने भी ऊपर क्वेश्चन में हमें राहुल दे रखा है, तो रोहन और राहुल एक ही बात है। तो 5 मोल को सिंपली आप उसी 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है उसके साथ इंटू कर दोगे, सेम ही आंसर आएगा। तो मतलब बोल सकते हो कि बोथ कंटेनर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। बी वाला हमें दे रखा था कि कौन सी टर्म जो है वो यूज्ड होती है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं कार्बन 12 में, दैट इज 12 ग्राम, उसे हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सी वाला, ठीक है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है इसमें? 9th क्वेश्चन हमें गिवन है, शो द फॉर्मूला ऑफ द केमिकल शो द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स यूजिंग देयर आइकन्स। तो आपको सिंपली आपको इसमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है। पहला हमें दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट और सेकेंड आपको दे रखा है मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको पूरा पता होगा फॉर्मूला। देखो मैं सीधा आंसर्स पे लिख के चलती हूँ कि आप कैसे लिखते हो, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ये है एल्यूमिनियम, दैट इज NH4, और ये है आपका सल्फेट SO4, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जितना भी चार्ज होता है, और यहाँ पे आप दोनों के सिंबल्स लिखोगे। ये है आपके यहाँ पे सिंबल्स, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी चार्ज आपका होता है वो आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज NH4 ब्रैकेट के बाद 2SO4, ठीक है। तो ये केमिकल फॉर्मूला आपको इसका लिख देना है। सेम मैग्नीशियम नाइट्रेट था तो वही चीज़ यहाँ पे आपको सिंबल्स लिखने हैं। यहाँ पे रिमेंबर चार्ज लिखना है कि कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो क्रॉस करोगे आप तो आपको सिंपली इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन था, इंटरप्रेटेड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स इन PO43, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑक्सीजन एटम्स के आपको बताने हैं, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर आपको क्या गिवन है, ईच मोल ऑफ द फॉस्फेट आयन प्रोसेसिंग इट इज 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम एज प्रेजेंट बाय द फॉर्मूला, कि 4 मोल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन एटम में प्रेजेंट होते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो इसमें बोल रखा है,
ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। एक तो केमिकल फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे से आप कर लो, ठीक है। कंपाउंड्स के नाम अगर बोले जाते हैं कि आप बताओ इसको क्या कहते हैं, इस कंपाउंड का नाम क्या है, जैसे आपको ये वाला बी क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। पहला इसमें पार्ट दे रखा है और क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा पोस्टुलेट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। ये था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कि एटम्स जो है वो क्रिएट भी नहीं होंगे और डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बी हमें दे रखा है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। तो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आपको गिवन है, तो आपको उनके नाम बताने हैं सिंपली, ठीक है। पहले आपको दे रखा है KNO3। के क्या होता है आपका, पोटेशियम होता है और NO3 आपका क्या होता है, नाइट्रेट होता है। यहाँ लिखा है ना पोटेशियम नाइट्रेट आंसर में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, Al क्या होता है आपका, Al2 दैट इज एल्यूमिनियम। SO4 क्या होता है आपका, सल्फेट, सेम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट आप देख लेते हैं CCl4। C मतलब कार्बन और Cl4 आपका हो जाता है टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपका हो जाता है आंसर। नेक्स्ट दे रखा है आपको 4 दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सल्फाइड सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपको सीधा सारे नाम लिखने हैं। सल्फेट और सल्फाइड ये दोनों ही अलग होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 10th एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट आर 18 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको एक एलिमेंट का दे रखा है 18 और 40। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आपको उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और लिखना है आपको कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उस एटम के अंदर, जो आप एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लोगे। शो द सिस्टमैटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, आपको ये भी इसके अंदर शो करना है। तो देखो आर्गन एलिमेंट की इसमें बात की गई है सबसे पहली बात तो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 18 ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे 22। आप देखो इसमें ना मार्क्स भी दे रखा है कि कितने कितने नंबर के आपको मार्क्स इसमें मिलेंगे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओगे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओगे हाफ मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे ऐसे है ना पॉइंट्स इसमें कैलकुलेट किए गए हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 288 इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE मार्किंग स्कीम 2012, ठीक है। और आप ऐसे ना डायग्राम भी ऐसे बना कर आओगे ये पूरा, ठीक है। ये भी आपको बना के आना पड़ेगा इसके अंदर। ये इसमें बोला गया है ना आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाना है एटम का, सिस्टमैटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मतलब है आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे हम देख लेते हैं 11th क्वेश्चन, कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द 2 एटम्स दैट इज X and Y आर गिवन बिलो। तो आपको 2 एटम्स दे रखे हैं X and Y, उसमें आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपको टेबल में गिवन है। गिव द मास नंबर ऑफ X and Y, मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 एटम्स। दोनों एटम्स में आपको रिलेशनशिप भी बताना है और उनके मास नंबर भी बताने हैं। मास नंबर क्या होता है आपका, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट भी होता है, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो X का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करोगे तो 4 कितना हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा 8U, ठीक है। सेम वही चीज़ आपको Y के साथ भी यही करना है, 4 + U 4 + 6 तो आपका कितना हो जाता है, आपका हो जाता है 10U, वही इसका आंसर है, ठीक है। हाफ ऑफ मार्क्स के ये दोनों हैं, तो दैट जब जाके ये 1 पॉइंट जो है 1 मार्क्स का बनता है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे जो हमें बताना है रिलेशनशिप, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो बिल्कुल सेम है, और लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। एटॉमिक मास हाँ हमने अभी भी निकाला है जो कि दोनों का डिफरेंट आया है, ठीक है। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। चलिए
आगे हम देख लेते हैं इसका जो बी पार्ट आपको गिवन था, राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, कि आपको फॉर्मूला लिखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मैक्सिमम कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है। तो उसका होता है 2n2। ठीक है, सिंपली आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप उसको फॉर्मूला लिखना था आपको। इतना क्लियर है, ये भी एक मार्क्स का आपको क्वेश्चन था। चलिए अब 12 देख लेते हैं। 12 क्या दे रखा है आपको, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना और एग्जाम्पल आपको कोई सा भी आप देखकर उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपली एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। एक कैनेटिक एनर्जी दूसरे में भी हो सकती है, लाइक जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ऐसे आपको मतलब है आपका। ठीक है, अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आप ले सकते हो लेट अस एग्जांपल ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो आप पेंडुलम का एग्जांपल दे सकते हो। तो मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ पूरा क्योंकि ये एग्जांपल है, आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। देखो पूरा एग्जांपल अच्छे से आपको इसमें दे रखा है। ये PDF मैं जल्दी ही टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको इस एग्जाम्पल को पढ़ लेना। वैसे तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन द कर्व्ड पाथ। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रो किया जा रहा है एट एक सर्टेन एंगल के साथ टू द ग्राउंड, जो कि एक कर्व्ड पाथ पे जो है वो मूव कर रहा है, जो भी उसने फेंका है। फॉल बैक टू द ग्राउंड, वो आ जाता है ग्राउंड पर। द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम ऑरिजेंटल लाइन। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उस ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो सेम ऑरिजेंटल लाइन ही है। व्हाट इज द टोटल वर्क डन आपको बताना है इसमें, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और बाय द ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगेंस्ट में भी और बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी। एक्सप्लेन द प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। चलिए सबसे पहले तो मुझे वर्क डन इसमें बताना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, mgh को आप इंटू कर देना है डिफरेंस इन हाइट ऑफ द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज 0। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 है। ठीक है, देयरफॉर वर्क डन जो होगा, जो आपका हाइट दे रखा होगा, ये वाली जो हाइट आपको दे रखी है वो आपको 0 दे रखी है दोनों की, तो 0 आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है। सिर्फ आपको इसमें वर्क डन बताना था और प्रॉपर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देने के थे, तो ये कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, 13 पे चलते हैं। यहाँ 13 का आंसर दे रखा है। 13 का क्वेश्चन कहाँ पे, ये रहा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मास एंड द वेट, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। और बी आप बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मास इज अ मैटर कंटेंट ऑफ अ बॉडी while weight is a force with which the body is attached by the earth। वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है जो कि बॉडी क्या होती है, द अर्थ के साथ अटैच होती है। ठीक है, मास इज अ कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट होती है। वेट कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट जो है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आपको याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है द वेट ऑफ द बॉडी एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज n। व्हाट विल बी इट्स वेट एट द हाइट इक्वल टू द 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो वेट ऑफ द बॉडी, वेट क्या होगा बॉडी का एट द हाइट, हाइट पर से, जो कि इक्वल होगा किसके, रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज n की। व्हाट विल इट वेट एट द हाइट विच इज इक्वल टू 3 टाइम। अब 3 टाइम इसमें बोल रखा है तो हो जाएगा आपका, इसमें कैसे हमें एक्सप्लेन कर रखा है वो हम देख लेते हैं। बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविएशन। तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Gmm_d का स्क्वायर। तो d जो दे रखा है आपको वो हो जाएगा आपका 3 टाइम। ठीक है, तो आप इस d की जगह क्या लिख दोगे, 3d का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर दो यार, ऐसा कुछ इसमें अंदर है नहीं मुश्किल। तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ओके ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी बहुत आसान है, आपका केस बेस्ड है। तो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सिर्फ पैसेज को रीड करना है। ह्यूमन बींग्स लिव इन द सोसाइटी, आवर सोशल एनवायरनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ।
We live in the villages, towns and cities. In such places, even our physical environment is decided by our social environments. आपको क्लियर हो रहा होगा जैसे मैं पढ़ रही हूँ, at any places our body may feel sickness. ठीक है, there are many tissues in the body which make up physiologically system to carry out functions. When there is a disease, some changes give to the symptoms and the signs of the diseases. जब भी diseases बढ़ जाती है तो कुछ ना कुछ symptoms या sign देती है उस diseases के. तो सबसे पहले आपको बताना है diseases क्या होते हैं, what are called the symptoms of the diseases, symptoms क्या होते हैं diseases के, what can be the various causes for the person getting diseases, various causes कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले diseases क्या होता है, any conditions which impair the health or the interferes with the normal functioning of the body is called diseases. कोई भी कंडीशन जो कि हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी में उसमें कुछ इंटरफेयर कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो इससे आपको पता चलता है कि आपको कुछ डिसीज़ हो गई है कि नॉर्मल फंक्शनिंग में कुछ भी रुकावट आ गई है. सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इज़ अ फिनोमिनम that is experienced by the individual affected by the diseases. कि इंडिविजुअल कोई भी डिसीज से इफेक्ट होता है तो उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं. ठीक है, तो वो आपको दे रखा है और कॉजेज इसमें बोल रखा है. कॉजेज क्या क्या हो सकता है, फूड, वाटर, इसमें ये आपको कॉजेज दे रखे हैं. ठीक है, तो एक्सटेंसिव फैक्टर्स, वाटर एंड फूड, पुअर ईटिंग हैबिट्स, जेनेटिक जो होता है कि किसी का आपको जेनेटिकली वीक इम्यून सिस्टम है, या फिर सोशल रीज़न भी हो सकते हैं कि पुअर पब्लिक सर्विसेज, आप कहीं बाहर खाना खाने गए हो और वहाँ पे पुअर सर्विसेज हो, अनहेल्दी, बहुत डर्टी हो, तो उसकी वजह से भी आपको डिसीजेस हो सकते हैं. बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, और मैं वो एक क्वेश्चन दे रखा है, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ डिसीजेस, एक्सप्लेन गिविंग 1 एग्जाम्पल्स फॉर ईच. तो आपको 2 टाइप्स की डिसीजेस बतानी है और उनका एग्जाम्पल्स भी देना है. तो आपको आंसर देख सकते हो. देखो 2 टाइप की क्या डिसीजेज हो गई, एक हो गई शॉर्ट पीरियड और एक हो गया लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए. उसको बोलते हो आप एक्यूट डिसीजेस, दैट इज लास्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड लाइक कॉमन कोल्ड. क्रॉनिकल डिसीजेस जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे लाइक ए डायबिटीज़. ठीक है, फॉर द लाइफ टाइम के लिए. 15th क्वेश्चन आपको दे रखा है, एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द सिंपल pendulum was conducted in the class. The following diagram show the setup. It shows a simple pendulum consists of the mass that is 100 gram. ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे है दैट इज O, एंड आपको इसमें हाइट गिवन है 5 और आपको जो G दे रखा है दैट इज ग्रेविटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सबसे पहले तो इस हाइट को आपको 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, और ये भी आपको 100 दूध दे रखा है, मास ये भी आपको ग्राम में दे रखा है. तो चलिए आगे हम देख लेते हैं, इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो एम आपको दे रखा है दैट इज़ मास, दैट इज़ 100 ग्राम दे रखा है, तो आप इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ 0.1 हो जाएगा वो. ठीक है, ग्रेविटी आपको दे रखी है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू जी इंटू हाइट होगा. एम मास आपको दे रखा है 0.1 जो कि अभी हमने ग्राम से केजी में चेंज किया है. फिर आपको दे रखी है ग्रेविटी दैट इज़ 10, और अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो हाइट भी ऊपर आपको कितनी दे रखी थी, 5 दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर आई थिंक. देख लेते हैं एक बार, 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर से भी आपको मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा. तो आपने इसको चेंज कर दिया तो 0.05 आ गया. तो सिंपली आपको इसका आंसर कितना मिल जाता है, 0.05 इंटू करके. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट मीन्स द पोजीशन O. तो आपको अब काइनेटिक एनर्जी बतानी है. ठीक है, तो एट अ मीन पोजीशन टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू द काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी की जो पोजीशन होगी वो भी 0.05 ही होगी. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. दोनों की आपको वैल्यू बतानी है. वेयर हाइट की जो पोजीशन है दैट इज आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो सिंपली आपका इसका फॉर्मूला निकल जाएगा. लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात करती हूँ तो टोटल एनर्जी में से आपको पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा. वही चीज़ इसके अंदर कर भी रखी है. लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. द पोटेंशियल एनर्जी जो है उस ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज हो रही है. डस दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाई.
तो ये आपको इसमें बताना है। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, जिसमें एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो एक से दूसरे में क्रिएट होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना ही लिखना था और ऐसा कुछ खास नहीं लिखना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद अरिहंत का साइंस का मैं सैम्पल पेपर अपलोड कर दूंगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और मेरा जो फेसबुक पेज है लर्न विद शेफाली, उस पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।